नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाली है। अगले महीने से चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्राओं के लिए 7 रथ तैयार किए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा का नारा फिर इस बार बीजेपी की सरकार दिया गया है। वहीं कांग्रेस इस यात्रा के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी ये यात्रा बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाएगी? क्या इस यात्रा का असर चुनाव में दिखेगा? और आखिर जनता इस बार किसको आशीर्वाद देगी? आज चर्चा इसी के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। 18 साल तक प्रदेश की सत्ता में बरकरार रहने में बीजेपी की इन यात्राओं ने अहम रोल निभाया और अब एक बार फिर बीजेपी प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी प्रदेश में अपना शासन कायम रखने के लिए तीसरी बार जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। इसकी शुरुआत 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट से करेंगे। पार्टी पहली बार एक साथ 5 यात्राएं निकालेगी। यात्रा 18 दिन में 10,543 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बीजेपी इस यात्रा के जरिए लोगों के बीच सरकार की योजनाओं का बखान करेगी, तो कांग्रेस के 15 महीने की सरकार की नाकामी भी जनता के सामने रखेगी। हालांकि यात्रा के निकलने से पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस पर कई वार किए और उसकी कथनी और करनी में अंतर बताया। जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को कार्यकर्ता के दम पर पहले भी करते रहे और आगे भी करेंगे। जहां तक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों का सवाल है, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है। इससे मध्य प्रदेश भलीभांति जानता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए ही बीजेपी सरकार विरोधी लहर को दरकिनार कर प्रचंड बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई। लेकिन 2018 में यात्रा का असर उतना नहीं दिखा। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जन आशीर्वाद के रथ पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। वही कांग्रेस नेता भी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के आरोपों पर और उसकी यात्रा पर कांग्रेस निशाना साध रही है। निरंतर सत्ता में है, सरकार में है, आज उसको दर दर की ठोकर खाना पड़ रही है और कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं। और जहां तक कथनी करनी का अंतर है, तो मैं बता दूं, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया था ओबीसी वर्ग के लिए, और उस आरक्षण के कारण हजारों ओबीसी युवाओं को रोजगार मिला था, नौकरी मिली, जिसको शिवराज सरकार ने आते ही खत्म कर दिया था। देश की राजनीति हो या फिर प्रदेश की, यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है और ये यात्राएं चुनाव में गेम चेंजर भी रही। बीजेपी की राजनीतिक सफर में यात्राएं शुभांकर साबित हुई थी। लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन बनी थी। लिहाजा बीजेपी का यात्राओं से कनेक्शन काफी पुराना है। इसलिए बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। हालांकि इस यात्रा का असर जनता पर 2018 जैसा पड़ेगा या 13 जैसा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। आपकी आवाज शायद म्यूट हो रही है। मेरी आवाज म्यूट है, मुझे तो आपकी आवाज अब आ रही जी। तो शुक्ला जी, अभी तक हमने देखा था कि उज्जैन महाकाल से आशीर्वाद लेकर यात्राओं का शुभारंभ होता था, लेकिन अब इस बार विंध्य, आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि पिछले दिनों विस्तार हुआ है तो राजेंद्र शुक्ला को जगह मिली है। लंबे समय से मांग की जा रही थी, क्योंकि ये वही विंध्य था जिसने बीजेपी की बड़ी मदद की थी 2018 में, और बीजेपी 109 के आंकड़े तक पहुंच पाई थी। और अब चित्रकूट, यानी भगवान राम भी और विंध्य भी।
देखिए, चित्रकूट से ये यात्रा नहीं प्रारंभ हो रही है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवां से ये यात्रा प्रारंभ होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट वो क्षेत्र है सतना जिले का, ये कह लीजिए विंध्य प्रदेश का वो इलाका है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को केवल 2008 में एक बार कामयाबी मिली, उसके बाद से ये जो है नाक का सवाल बना हुआ है। तो दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि भगवान राम के नाम को लेकर जो एक राजनीति देश में हो रही थी, उसमें चित्रकूट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो इसलिए भी क्योंकि चित्रकूट जो है भगवान राम की तपोस्थली रहा है और राम वन पथ गमन की घोषणा भी यहीं से हुई थी। आडवाणी जी भी आए थे और आपके शिवराज जी ने ये घोषणा की थी। तो चित्रकूट का खासा महत्व है। और जो एक सवाल आपका ये है कि राजेंद्र शुक्ल को अभी जिस तरह से मंत्रिमंडल में अंतिम समय में शामिल किया गया है, मेरा मतलब था कि विंध्य में आखिर विंध्य इतना क्यों बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण? विंध्य बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। बीजेपी लगातार विंध्य में अच्छा प्रदर्शन करती रही है। विंध्य कभी समाजवादियों का गढ़ होता था, बाद में लंबे समय तक यहाँ पे कांग्रेस जो थी वो बढ़त बनाई हुई थी। यहाँ आदिवासी बहुत क्षेत्र है विंध्य, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कोई 22 से 27% के आसपास जो है आदिवासी का वोट बैंक है। और वो बड़ा निर्णायक वोट बैंक होता है। वो जिसके साथ में जाता है उसको ज्यादा सीटें मिलती हैं। और ये जो चित्रकूट का जो मझगवां का क्षेत्र चुना गया है जो अभी जन आशीर्वाद यात्रा के लिए, ये भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो विंध्य पे सारा फोकस इसलिए है कि दो तरह से विंध्य को साधना है इनको, आदिवासी और ब्राह्मण। अगर ये दोनों साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है तो निश्चित तौर पे विंध्य में जो है उसकी बढ़त जिस तरह से बनी हुई है वो बनी रहेगी। और अगर ये दोनों वोट बैंक उससे छिटकते हैं तो अभी जो 2018 का प्रदर्शन था मुझे लगता है उससे भी कम सीटें फिर बीजेपी के पास में है। जी, तो ब्रिजेश जी 7 जगह से यात्रा है, प्रदेश पूरा कवर करना है। और जो शुक्ला जी ने भी कहा कि आदिवासियों के लिहाज से भी ब्राह्मणों के लिहाज से विंध्य महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी जगहों पर भी पूरा फोकस किया गया है। तो चिंता बीजेपी में एक या नई रणनीति के साथ? देखिए मनोज जी, एक ही रणनीति पे आप हर बार चुनाव नहीं लड़ सकते, कुछ नया आपको करना पड़ता है। अब तक आप देखिए कि 2003 के बाद से एक ही रणनीति पर काम करते रहे हैं। चाहे हम देखते हैं कि एक यात्रा उमा भारती ने निकाली थी, इसके बाद शिवराज जी लगातार यात्राएं निकलते रहे, फोकस हो रहा। अब तमाम नेता भी एक्टिव होंगे, तमाम जगह से यात्राएं निकलेंगी। तो हो सकता है जो शिवराज जी से नाराज हों या जिनको लगता हो कि इनके मौजूदगी से, यदि कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी से यदि मालवा में फायदा मिलता है तो यात्रा में वो मौजूद रहेंगे, शिवराज जी भी रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि सब लोगों को बराबर जिम्मेदारी दी, कि मतलब किसी एक आदमी की जीत नहीं है, ये सामूहिक जीत होगी। जो बीजेपी का काम करने का एक तरीका होता था कि सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर काम करते थे, सामूहिक रूप से निर्णय लेते, सामूहिक रूप से मेहनत करते थे। तो इस चुनाव में आपको ये रणनीति दिखेगी कि आपका नेतृत्व एक तरह से कौन कर रहा है, आपका नेतृत्व एक तरह से मार्गदर्शन या आप कह सकते हो कि बागडोर आपकी अमित शाह के हाथ में है, वो सबको देख रहे हैं। और आप देखिए कि लगातार जब एक साथ सब जगह से यात्राएं शुरू होंगी और एक यात्रा का एक समूह इकट्ठा होगा, जब जिस तरह से हमने देखा था राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, सब हमने देखा था छोटी छोटी यात्राएं निकली थी और उससे एक माहौल बनता है, चारों तरफ से माहौल बनेगा। फिर मोदी जी आएंगे एक यात्रा में और आप देखिए कि एक पूरा माहौल एक पूरे प्रदेश में बन जाएगा, एक साथ बन जाएगा। तो ये माहौल बनाने की एक रणनीति का हिस्सा है। पहले एक क्षेत्र में यात्रा निकलती थी तो उस क्षेत्र में आप देखिए माहौल बनता था, लेकिन दूसरे क्षेत्र में पहुंचने में समय लग जाता था। अब समय भी आपके पास नहीं है और जब एक साथ आपको टेम्परेचर उतना बनाना है तो आपको एक साथ सारी जगह से यात्राएं निकालना पड़ेंगी ताकि सब जगह एक जैसा माहौल बने। तो ये बीजेपी की मुझे लगता है रणनीति है, अमित शाह की खासकर, कि वो किस तरह से अब पूरे प्रदेश में एकदम माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। वो जो बातें हैं तमाम नेता वही बातें तमाम जगह कहेंगे, तो आप देखिए कि उससे माहौल बनेगा और कांग्रेस उसका काउंटर कैसे कर पाएगी। खासकर यदि जन आशीर्वाद यात्रा की हम देखें, यदि शिवराज जी अकेले यात्रा निकालते हैं तो उसका काउंटर किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में वो गए वहां के बड़े नेताओं कांग्रेस को खड़ा कर सकते थे, लेकिन चारों तरफ ऐसा कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। बीजेपी के पास इस तरह के बहुत सारे चेहरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है, BD शर्मा है, ऐसे मॉस लीडर हैं। शिवराज सिंह चौहान तो एक अपने आप में देखिए आप, तो आप देखिए कि इस तरह के नेता जब क्षेत्रों में यात्रा निकालेंगे, बीजेपी का ये काउंटर कैसे करेगी कांग्रेस। उनके पास तो चुने नेता है, दो नेता है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह की मंच पे आने से कतराते हैं या पार्टी उनको मंच पे नहीं लाना चाहती है। कमलनाथ जी उतनी मेहनत कर नहीं सकते कि वो तमाम क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश नाप दें और वो शिवराज जी की तरह मेहनत कर लें। और जब बाकी के नेता भी एक साथ मेहनत करेंगे तो जो क्षेत्रीय नेताओं में नाराजगी होगी वो भी दूर होगी। सबको साथ लेकर चलने की जो रणनीति है, मुझे लगता है ये कारगर ज्यादा रहेगी। इसलिए रणनीति में चेंज किया गया है कि सब लोगों को एक जिम्मेदारी दी जाए, सबकी भागीदारी हो उसमें कि यदि जीत है
तो आपकी भागीदारी है, यदि हार है तो आप भी जिम्मेदार हैं। कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है कि आपने सिर्फ शिवराज जी के ऊपर पूरा बर्डन डाल दिया। अब आप भी जिम्मेदार हैं, आप बड़े नेता बनते हैं ना, क्षेत्र के छत्रप बनते हैं, आपके हिसाब से यदि हम टिकट दे रहे हैं आप उनमें दखल रखते हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे अन्य नेता हो। जब आप इतने बड़े नेता बनते हैं, दखल देते हैं, टिकट मांगते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तो फिर बाकी का काम भी आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगी। तो सबको जिम्मेदारी देने की एक रणनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है इसी कारण ये बदलाव किया गया है कि सामूहिक रूप से एक तरह से बीजेपी लड़ती हुई नजर आए। तो शुक्ला जी, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने भी है। एक तो ये है कि उनके पास इतनी लीडरशिप नहीं है इतनी सारी, दूसरा मेहनत की बात है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो 7 अलग अलग हिस्सों से बीजेपी निकाल रही, सारे प्रदेश को छू रही है, और 18 दिन में 10,000 किलोमीटर की यात्रा है, 230 में से 210 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर लेंगे, सारे नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। तो फिर आखिर कांग्रेस इसका उपाय क्या करेगी? क्योंकि वो जिस गारंटी के भरोसे मैदान में उतरने थी, 5 में से उसमें से 3 बीजेपी ने उनसे छीन ली है, लाडली बेना हो, गैस सिलेंडर हो। अब बचे कुछ ही ये बची है कि जनता के बीच कैसे जाए। और दूसरा, मुख्यमंत्री हमने देखा पहले विकास पर्व के बहाने पूरा मध्य प्रदेश नाप दिया उन्होंने, वैसे तो आमतौर पर घूमते ही रहते हैं। और दूसरी बात है, अभी उन्होंने हाल में लाडली बेरा सम्मेलनों के बाहर सहारे पूरा मध्य प्रदेश 2-2 बार नाप दिया, और तीसरी बार ये यात्रा कसर पूरी कर लेंगी। देखिए मनोज जी, चुनावी बढ़त बनाने में तो बीजेपी कामयाब हो गई है। वो केवल यात्राएं नहीं निकाल रही है, और जो उसके आयोजन है इतना भर नहीं, बल्कि उसने कहीं तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। बिल्कुल 39 जी। 2018 का आप चुनाव देखें, तब भी जन आशीर्वाद रैली निकली थी, और उस समय कांग्रेस इसको काउंटर करती थी। जहां शिवराज जी जन आशीर्वाद के लिए जाते थे, उसके पीछे एक पोल रैली लेकर आ जाते थे। तो इस बार जो है इनके सामने एक बड़ी चुनौती बीजेपी ने ये पेश कर दी, जब वो एक साथ 7 स्थानों से निकाल ये कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पोल खोलेंगे, इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उस तरह का संगठन इनके पास में नहीं, इनके पास में उस तरह का चुनावी सामर्थ्य नहीं है जो बीजेपी हासिल कर चुकी है, और जिसके दम पर बीजेपी जो है पूरे देश में बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश अपवाद नहीं है। तो बीजेपी का जो चुनावी सामर्थ्य है, उसके सामने मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा। देखना यह है कि इसे जो जन आशीर्वाद रैली है, ये चुनाव के बाद में किस तरह का नतीजा देती है। फिलहाल तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और कांग्रेस जो है हतप्रभ है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि वो काउंटर करे तो कहां से करे। इसलिए आप देखिए कि कमलनाथ जी जो है केवल बयान तक सीमित है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कहीं रैली कर रही हो या कांग्रेस कोई जन आंदोलन खड़ा कर रही हो चुनाव से पहले, तो इस तरह से तो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। तो जाहिर है कि कांग्रेस हतप्रभ है। अब हो सकता है कि वो थोड़ा सा कुछ वक्त के बाद में वो भी कोई ऐसी योजना बनाए कि इस रैली को, जो इस तरह से जो बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, इसको रोकने की कोशिश करें या इसको काउंटर करने की कोशिश करें। काउंटर क्या करेगी? 5 गारंटी है, जिस तरह से मनोज जी ने बताया, 3 तो पंचर कर दी हैं, और अब वो गारंटी की लिस्ट बढ़ा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस पर प्रभावित हो जाए। 11 चीजों की बात कर रहे हैं वो। लेकिन जी शुक्ला जी। नहीं, ब्रजेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, आप ही से सवाल था। उनका कहना था कि अब तो वो संख्या भी, बीजेपी ने उनकी 5 में से 3 गारंटी पंचर कर दी है, अब वो संख्या भी बढ़ा रहे हैं, इधर यात्राओं की संख्या भी बढ़ गई। तो संख्या बल से कैसे निपटेगी कांग्रेस? बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस 2-3 मोर्चों पे जूझ रही है। एक तो उसके पास में जो है, जो मैं कहता हूँ, जिसको चमत्कारिक नेतृत्व कहता हूँ, उसका अभाव है। उनके पास में चुनावी सामर्थ्य नहीं। जब मैं ये कहता हूँ उनके पास चुनावी सामर्थ्य नहीं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो हर तरह से वो पिछड़ रहे हैं। वो मुकाबला करने में उस तरह से सक्षम नहीं है जैसा कि उनको होना चाहिए। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, लेकिन इनके पास में उस तरह का चुनावी सामर्थ्य नहीं जैसा कि बीजेपी के पास में है, और वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। तो ब्रजेश जी, सामर्थ्य दिख भी रहा है, लेकिन एक और चीज़ हम देखें कि इसकी जो टाइमिंग, यात्रा की जो तारीख, अगर उस पर हम ध्यान दें कि अब अधिक मास और सावन खत्म होने के बाद राखी से फिर त्योहारों का सिलसिला शुरू होगा। फिर बीच में एक जो शुभ काम जिसके लिए कहा जाता है कि वो नहीं होंगे, पुत्र पक्ष की बात कर लें, और उसके बाद त्योहारों का एक लंबा सीजन आएगा। उसके बीच में बीजेपी अधिकांश सीटों को कवर कर लेगी, बहुसंख्यक कार्यकर्ताओं के साथ साथ पब्लिक के बीच चली जाएगी। तो एक दोहरी चुनौती कांग्रेस के सामने की भी। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात इस पूरी यात्रा की, जो शायद लोगों ने गौर किया, दर्शकों के लिए ज़रूरी है, कि जाहिरा तौर पे भले कहा जा रहा हो कि 7 जगह से यात्रा निकलेगी, अलग अलग लोग नेतृत्व करेंगे, लेकिन इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि इन सब जगह सारी यात्राओं में आधे दिन के लिए ही सही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपका सबसे बड़ा चेहरा मौजूद रहेगा तो मजमा भी वही लूटेगा, भीड़ भी वही जुटाएगा। तो ये एक और नई चुनौती रहेगी कांग्रेस के सामने, क्योंकि जब आप जाएंगे जनता के बीच
तो आप भी खुद जानते हैं कि त्योहारों का मौसम है कि आज व्यापारी जो है लंबे अरसे बाद फिर अपनी दुकानदारी में व्यस्त है, किसान अपने खेत में बिजी रहेगा, आम लोग अपने रूटीन के कामकाज में बिजी रहेंगे। देखिए मनोज जी, हर बीजेपी का जो योजना होती है, जो रणनीति होती है, बाकायदा पूरा खाका तैयार करते हैं, पूरी रणनीति वो इस हिसाब से बनाते हैं कि सभी चीज़ों का समावेश हो जाए। यदि कोई त्यौहार पड़ रहा है तो उसमें डिस्टरबेंस ना हो, उसका किस तरह से फायदा उठाया जा सके ये भी देखा जाता है, उसका भी यूज कर लेते हैं वो। तो जो उनकी जो रणनीति है, जो 7 यात्राएं एक साथ निकालने की जो रणनीति बनाई है, बाकायदा उन्होंने इस तरह से बनाई है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले उनका अधिकांश काम यदि जनता से संपर्क करने का है निपट चुकेगा, और कांग्रेस उसकी शुरुआत भी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस ऐसी रणनीति बनाती नहीं है कि यदि चुनाव आचार संहिता कब लगने वाली है, क्या रणनीति होना चाहिए, उस हिसाब से हमें किस तरह से प्रदेश में जनता के बीच में जाना चाहिए और क्या हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। भाई हम देखते हैं सरकार में रहते हुए भी बीजेपी तमाम वो संसाधनों का उपयोग कर लेती है। आचार संहिता लगने से पहले पूरा एक दौरा कर चुके होते हैं, दोबारा दौरा कर चुके होते हैं। आप देखिए शिवराज सिंह लगातार दौरे कर ही रहे हैं, इसके बावजूद भी वो 2 बार प्रदेश नाप चुके हैं। अब ये जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी तो निश्चित तौर पर वो उसमें मुख्य केंद्र रहेंगे, क्योंकि इसलिए भी कि शिवराज जी की लोकप्रियता में मनोज जी कमी नहीं आई है। बिल्कुल 2018 में भी देखिए आप, उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं थी, इससे पहले लगातार लोकप्रियता में गिरावट नहीं लग पाई। यही कारण कांग्रेस हमने देखा छत्तीसगढ़ में बीजेपी एकदम सिमट गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में वोट भी ज्यादा मिला और बहुमत के आसपास पहुंच गई थी। अभी भी कांग्रेस के पास शिवराज जी का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है, और इसके बाद सिंधिया के आ जाने से तो प्लस ही हो गए हैं, एक तरह से 2 चेहरे उनके पास हो गए। वैसे तो चेहरों की कमी नहीं है, मास लीडरों की कमी नहीं है बीजेपी में, लेकिन जो शिवराज जी की लोकप्रियता है वो सभी यात्राओं में इसलिए रहेंगे कि वो आज की तारीख में आधी आबादी, खासकर महिला वर्ग, उन पर जितना भरोसा कर रहे हैं, जितनी योजनाओं पर, भले ही कांग्रेस कितने भी सवाल खड़े करे, वो उस आधी आबादी क्या दिल नहीं जीत सकती। वो क्यों नहीं जीत सकती कि यदि शिवराज जी सांसद थे तब भी वो आधी आबादी को ध्यान में रख के जो अपनी उनकी जो क्षमता थी उस अनुसार उनके लिए काम करते थे, कन्यादान योजना के तहत। आप देखिए कि इसके बाद यदि वो सत्ता में आए हैं और चीफ मिनिस्टर बने तो इसके बाद लगातार उस आधी आबादी को उन्होंने फोकस करके रखा है और उसी में इजाफा हो रहा है। तो आदि कोई कहे या कांग्रेस भी कहे, ये प्रचार करे कि 18 साल बाद भी क्यों याद आई, तो वो कांग्रेस पूरे प्रयास के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान के डेंट नहीं लगा सकती है, क्योंकि वो लगातार करते रहे महिलाओं के प्रति। कोई अचानक नहीं है कि लाडली बहना योजना ले आए हैं, वो इससे पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना है, बहुत सारी महिलाओं के लिए दर्जनों योजना है, आप देखिए जिनका उनको लाभ मिल रहा है। तो आप उनकी नियत पर सवाल नहीं उठा सकते, खासकर आधी आबादी पूरा भरोसा करती है उन पर। तो एक तो ये है कि यदि शिवराज जी 7 यात्राओं में साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर मजमा तो वही लूटेंगे, और लूटना भी उनको ही चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, और इस तरह से आधी आबादी का समर्थन उनको मिलता है, जो लोगों में उनकी लोकप्रियता है उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। यही वजह है कि तमाम यात्राओं में उनको चाहे भले ही वो आधे दिन रहे मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनकी एक अपनी अलग छवि है, एक अलग पकड़ है जनता में, खासकर उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। हमने देखा है 2018 में भले ही सत्ता से 15 माह के लिए विमुख हो गए वो बीजेपी, लेकिन आप देखिए वोट परसेंट में कमी नहीं आई। शिवराज जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आई, क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय विधायकों मंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली, इसकी वजह से सत्ता से दूर हो गई थी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ये बेहतर तरीके से समझती है कि शिवराज जी से उनको नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि उनके साथ यदि और बड़े नेता खड़े हो जाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी उनकी, और उनकी सफलता निश्चित हो जाएगी एक तरह से। मुझे लगता है यही एक गणित है, इस वजह से ये एक साथ यात्रा निकाली जा रही है कि समूह रूप से सब शिवराज जी का साथ दें, जिससे कि सत्ता से और एक मैसेज भी जाए कि पार्टी के बारे में जो खबरें आ रही बिखराव की वो सही है। लेकिन अब चूंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर से जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश को नापने वाली है, और इस बार भी सेंट्रल भी इसका फोकस बिंदु जो शिवराज सिंह ही रहेंगे। 7 जगह से ये यात्राएं निकलेंगी, और पहले 2 जगह से निकलती थी पहले, और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यात्रा को निकाल चुके थे, और अब भी यात्राओं के पहले लगभग 2 बार वो पूरे मध्य प्रदेश को नाप चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जब तीसरी बार वो फिर जनता के बीच निकलेंगे जन आशीर्वाद यात्राओं के सहारे, तो कांग्रेस इसकी काट क्या निकालती है ये देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।